न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड की। बुलेटिन की पहली खबर बागेश्वर से है, जहां आज सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरे पर है। यहां के बागेश्वर दौरे पर सीएम पुष्कर धामी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से सीएम ने मुलाकात की है। रोडवेज बस डिपो का उद्घाटन किया है। विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया है। परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। बागेश्वर को विकास की सौगात भी पुष्कर सिंह धामी ने दी है। तो विकास कार्यों का शिलान्यास किया है पुष्कर सिंह धामी ने। बागेश्वर को विकास की सौगात दी है। कई परियोजनाओं की शुरुआत भी की गई है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की पुष्कर सिंह धामी ने। हितेश त्यागी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, आज पुष्कर सिंह धामी जब पहुंचे बागेश्वर, उन्होंने कई सौगात जो है जनता को दी है। इन सौगातों को लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर में मौजूद हैं और वहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं उनके साथ बैठक करेंगे, मंत्रणा करेंगे। तो वहीं जो स्थानीय विधायक उनके साथ भी मुलाकात करेंगे। अगर यहाँ की बड़ी बात की अगर हम बात करें तो बागेश्वर में एक रोडवेज बस डिपो का जो शिलान्यास है वो आज बागेश्वर को मिलने वाला है, क्योंकि ये बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से रोडवेज की दिक्कतों का सामना वहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा था, तो आगे किसी भी तरह की कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसको देखते हुए वहाँ पर रोडवेज बस डिपो का शिलान्यास वहाँ पर किया गया है। जी बिल्कुल, और ऐसे में बागेश्वर के लिए जो सौगात आज पुष्कर सिंह धामी ने दी है वो कितना ज्यादा फायदेमंद होगा जनता के लिए? जी बिल्कुल, देखिए एक रोडवेज बस अड्डे से अगर हम दूसरे रोडवेज बस अड्डे की बात करें तो काफ़ी दूरी इसमें तय करनी पड़ जाती है। 50 से 60 किलोमीटर का रास्ता स्थानीय लोगों को वहां पर तय करना पड़ जाता है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि एक जिला अस्पताल तक जाने के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पर्वतीय जीवन इतना आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई अहम कार्यों का शिलान्यास करने वाले हैं। जी ठीक है, बने रहिए हितेश हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा से पहले आज दिल्ली में बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में कांग्रेस की आज महंगाई पर हल्ला बोल रैली है। हल्ला बोल रैली में देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। पार्टी ने इस रैली की विशेष तैयारी की है। तो वहीं रैली में भीड़ को देखते हुए पुलिस भी इंतजाम पूरे कर चुकी है। कांग्रेस इस रैली में बीजेपी और मोदी सरकार पर चौतरफा हमला करेगी। उत्तराखंड से कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता समेत 10,000 की संख्या में लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में लगभग 10,000 ऐसे समर्थक हैं कांग्रेस के जो दिल्ली पहुंच रहे हैं। हितेश त्यागी मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हैं। हितेश, देखिए महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर हमेशा से ही कांग्रेस जो है सरकार पर हमलावर रही है, लेकिन इस बार जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो अलग है, क्योंकि इस बार देश भर के कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो दिल्ली इकट्ठा हो रहे हैं रामलीला मैदान में। कितने की संख्या में देहरादून से लोग रुक करने वाले हैं दिल्ली? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है और लगातार चाहे ईडी हो, भ्रष्टाचार हो या फिर जीएसटी का मामला हो, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। लेकिन इस तरह का जो आंदोलन इस बार आज यानी रविवार के दिन जिस तरह से दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा होने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के प्रत्येक जिले से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो 10,000 की संख्या में यहाँ से जो कांग्रेस के समर्थक है वो दिल्ली पहुँच रहे हैं और दिल्ली में पहुँचने के बाद वहाँ पर जो भी कांग्रेस का कार्यक्रम होगा उसमें शामिल होंगे। बताया ये भी जा रहा है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, उनके नेतृत्व में भी यहाँ से काफी लोग जा रहे हैं। जी बिल्कुल, काफी लोग जा रहे हैं और आवाजाही लगातार लोगों की जारी भी है। लेकिन इस बार कौन से वो दिग्गज नेता होंगे जो दिल्ली की ओर रुख करेंगे और बेरोजगारी, महंगाई को लेकर जो प्रदर्शन में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, देखिए चाहे यूके SSS का मामला हो, चाहे विधानसभा का मामला हो, कई ऐसे मामले हैं जो कांग्रेस के हाथ लग गए हैं। और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अगर हम बात करें तो उसके समेत कई ऐसे बड़े नेता हैं, भुवन कापड़े जिन्होंने यूके SSS का मामला उठाया था, वो भी पूरे जोर शोर से दिल्ली का रुख कर रहे हैं। उनके समर्थक भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिसमें वहां पर भी इन दोनों मुद्दों को काफी जोर जोर से उठाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी वहां पर करेगी। जी
चलिए ठीक है हितेश, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है और आज भी रामलीला मैदान में इकट्ठा होंगे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता। खबर देहरादून से है, जहां ग्राम्य विकास विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आज देहरादून में हुई। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि बैठक में केंद्र की पेयजल, सड़क, ऊर्जा समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई है। बैठक खत्म होने के बाद ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि गांव को मजबूत किया जाए। इस दिशा में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अधिकारियों को एक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से गाँव का विकास किया जा सकेगा। देखिए, हमारा लक्ष्य केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका सीधा सीधा लाभ पात्र लोगों को मिले और जो हमारा महिला सशक्तिकरण की जिसकी हम बात करते हैं और एनएलएम के माध्यम से हमारे जो स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, कैसे वो और मजबूत आर्थिक रूप से और मजबूत हों। आज संबंध में आज मुझसे नीति आयोग के एडिशनल डायरेक्टर निधि पटेल से भी आज मेरी बैठक हुई थी, मेरे उससे मिलने आई थी। उसको हम फोकस कर रहे हैं और सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड और गुजरात को वो देखती हैं, उनका यहाँ से एक विशेष लगाव है। उन्होंने हमसे कहा है कि जो भी प्रोजेक्ट हम भारत सरकार को भेजेंगे वो स्वीकृत होंगे। यूके SSSC पेपर लीक मामले के बाद अब अन्य विभागों में भी फर्जी तरीके से नौकरी देने की खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें बकायदा माननीय लोगों ने अपने परिजनों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से भी ये मांग की है कि जांच हो और इसमें सभी भर्ती प्रकरणों की जांच कराने की जज से मांग की गई है। आर्य का कहना है कि नौकरी की बंदरबाट होने के आरोप गंभीर हैं। यूके SSSC भर्ती घोटाले में रोजाना STF गिरफ्तारी कर रही है। साथ ही अन्य विभागों में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके लिए हमारी मांग है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज जांच करें। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, वर्तमान न्यायाधीश के देखरेख में, संरक्षण में ये जांच होनी चाहिए और जिससे कि बिल्कुल तस्वीर साफ हो सके और जो लोग इसमें संलिप्त हैं, जो भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके और सच सामने आ सके। अधीनस्थ जन सेवा आयोग में जो परीक्षाएं हो रही थी उसका काम एक ऐसी एजेंसी को दिया गया जो ब्लैक लिस्टेड थी, जो काली सूची में थी। हितेश त्यागी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, देखिए यूके SSSC मामले को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो हमला करने से बाज नहीं आ रहा। लगातार उनका अब कहना है कि जज को भी इस पूरे मामले में ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से नेताओं ने अपने करीबियों को नौकरी दिलाई है ये बहुत ही गलत बात है। अब क्या कुछ हो रहा है यूके SSSC मामले में? जी बिल्कुल, देखिए जिधर नज़र डाले उधर ही मतलब आरोपी दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यूके SSSC का मामला हो या फिर विधानसभा का मामला हो, दोनों ही मामलों ने तूल पकड़ लिए। यशपाल आर्य का कहना है कि इसमें एक सिटिंग जज के नेतृत्व में इसकी जांच होनी चाहिए। उधर हरीश रावत कह रहे हैं कि इसमें CBI की जांच होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि जांच किसकी होनी चाहिए, किस माध्यम से होनी चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों ही पार्टी के बड़े बड़े माननीयों के करीबी इसमें नियुक्ति पा गए हैं। और जिस तरह से कल विधानसभा की जो अध्यक्ष है रितु खंडूरी, उन्होंने भी इसमें टीम गठित कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर इसमें परिणाम आ जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या
जिस तरह से जो अवैध तरीके से नियुक्तियां हुई हैं, क्योंकि इनका कोई पैरामीटर तो तय था नहीं, क्योंकि उससे पहले जिस तरह से नियुक्तियों की बात रितु खंडूरी ने भी साफ की है कि अगर गलत है तो उनकी नियुक्ति निरस्त की जाएगी। और जिस तरह से यशपाल आर्य लगातार कह रहे हैं कि इसमें हम सिटिंग जज की मांग कर रहे हैं, तो वहीं हरीश रावत भी कह रहे हैं कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी परस्पर नहीं दिख रही है, क्योंकि मांग इनकी अलग अलग हो गई है। जी चलिए ठीक है, बने रहिए हितेश, आप आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। खबर राजधानी देहरादून से ही है, जहां विकास नगर तहसील प्रशासन इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहा है। विकास नगर के एसडीएम विनोद कुमार के नेतृत्व में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें तहसील प्रशासन 3 बीघा सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाते हुए नजर आ रहा है। वहीं एसडीएम विकास नगर ने तहसील के लोगों से अपील की है कि कहीं भी सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है या अतिक्रमण कर लिया गया है तो इसकी सूचना तहसील प्रशासन को दें। शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाए जाएंगे। प्रशासन की टीम में एसडीएम विकास नगर के अलावा कानूनगो सरदार सिंह चौहान और तहसीलदार मुकेश चंद्र मोला के साथ पटवारी और अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल रहे। नहीं, अभी जो सरकारी ज़मीनों पे जो कब्जा किया जा रहा है उसको लेकर बीच में भी कार्रवाई की गई थी और इसके साथ साथ अब जिलाधिकारी महोदय के द्वारा विस्तृत रूप से निर्देश दिए गए हैं कि जिन जिन जगहों पे अगर सरकारी भूमि पे कहीं अतिक्रमण पाया जाता है तो उनको वहाँ से हटाया जाए, तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसी के क्रम में ये अभियान आगे बढ़ रहा है। अभी बीच में सुद्धोवाला में भी करीब 15 से 20 बीघा ज़मीन को कराया गया था और उसके साथ साथ कंडोली में भी कल 3 बीघा जो ज़मीन थी जिसमें किसी के द्वारा पक्का निर्माण करके ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा किया जा रहा था, उसका ध्वस्तीकरण किया गया है। आज भी 2 जगह पे कार्रवाई गतिमान है जो बाद में सूचित किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार भले ही शिक्षा में सुधार के लाख दावे करे, लेकिन हरिद्वार देहात क्षेत्र में अभी भी स्कूलों की स्थिति धरातल पर अच्छी नहीं है। कई स्कूलों में तो शिक्षकों की कमी तो कहीं बिल्डिंग का अभाव है। लक्सर के अकबरपुर गांव में स्थित जूनियर हाई स्कूल में 227 बच्चों पर मात्र एक शिक्षिका तैनात है, जबकि मानकों के अनुसार 40 बच्चों पर एक शिक्षक की तैनाती जरूरी होती है। स्कूल में किस स्तर की पढ़ाई हो रही होगी, यह अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एकमात्र शिक्षिका किस तरह कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की क्लास को संभालती होंगी। वहीं स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा इस मसले पर किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी से गुहार लगाई गई कि वो हमारे स्कूल में शिक्षकों की तैनाती कराने में हमारी मदद करें। इस पर खुद विकास सैनी अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्कूल पहुंचे और उन्होंने वहां शिक्षा विभाग के खिलाफ हंगामा किया। इस मसले को अपने मंच के माध्यम से उठाने की बात कही। सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। अभी भी कुछ स्कूलों में हाल बुरा है, कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी, कई स्कूलों में बिल्डिंग का अभाव। अकबरपुर गांव में स्कूल का बुरा हाल है। 227 छात्रों पर मात्र एक शिक्षिका कक्षा 6 से 7 तक की क्लास का जिम्मा कैसे संभालती होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए लिखित में मैंने बीओ साहब को भी दिया था, पहले भी दिया कि यहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल है ऊद में है, जैतपुर में है, कहीं से व्यवस्था कर दी जाए। उन्होंने दिया भी था लिख के। अभी तो हाल ही में कैसे चल स्कूल की स्थिति क्या है? हाल ही में मैनेज कर रहे हैं आप? हाल ही में सर ऐसा है कि हाफिली जो इंटरवल से पहले तो हमारे यहाँ से टीचर आ जाती हैं, एक क्लास वो देख लेती हैं, फिर इंटरवल के बाद कोई हम में से दूसरा आ जाता है, मैं भी आती हूँ। इस तरह से चल रही है। आगे टीचर आने चाहिए और इसके लिए जो भी कार्रवाई की जाएगी मैं साथ हूँ। जो टीचर यहाँ आए वो सारे उधर गए हुए हैं, यहाँ से कोई पढ़ाने के लिए नहीं आता। कितने दिन हो गए सर ये तो चलता ही है, जब से बहुत दिनों से ऐसे ही चल रहा, जब से हमने एडमिशन लिया था जब से ऐसे ही है। टीचर आते हैं क्लास में? सिर्फ एक सर है, राजेश सर, और कोई नहीं आता। एक टीचर था पूरे स्कूल में, और जी जब मैं क्लास में गया तो वहाँ चपड़ासी टंडा लियो बैठा। मैंने कहा भाई मेरी बच्ची पढ़ो यहाँ से। कहने जी कौन सी क्लास में? कहा 6 क्लास में। तो मैं गया तो वहाँ चपड़ासी टंडा लियो बैठा। मैंने कहा जी आप टीचर हो गया? कहना ना जी मैं तो चपड़ासी। तो मैंने कहा भाई चपड़ासी का काम पढ़ाने का तो होता नहीं, टीचर कहाँ भाई? कहने जी एक टीचर है यहाँ से, अब बताओ किसे किसे पढ़ाओगा? मैं भी ना बच्चों को रोक के बैठा, पढ़ाई कुछ नहीं हुई। इस तरह से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर हरिद्वार जिले में नहीं होने देगी भारतीय किसान यूनियन क्रांति। किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। इनका मुंह काला करेंगे ऐसे लोगों का। एक लाख रुपए तनख्वाह ले रहे, हमारे खून पसीने की, हरिद्वार जिले के लोगों के खून पसीने की, उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनके खून पसीने से इनकी तनख्वाहें जारी। 1 लाख रुपए। 227 बच्चों पे एक टीचर है और हमें यही सूचना मिली थी और ये सच भी है। लेकिन इसी के साथ साथ में यहाँ पानी की, बिजली की, पंखों की, खाने की यहाँ तो बहुत बुरी व्यवस्था है।
और स्कूल में बच्चों, किसान के बच्चे पढ़ रहे हैं, मजदूरों को पढ़ रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में, वो दो भी तो नहीं पढ़ रहे। लेकिन सरकार इन बच्चों को अनपढ़ रखकर किसान के मजदूरों कमर तोड़ना काम कर रही है। और 1 महीने के अंदर, खुलेआम बोल रहा हूँ, 1 महीने के अंदर अगर स्कूल में शिक्षकों की पूरी भर्ती ना हुई तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का ताला लगेगा, घोषणा पूरी। बिल्कुल शिक्षा एक समान होनी चाहिए गरीब अमीर की। संजय पुंडीर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए शिक्षा की स्थिति बहुत ही ज्यादा बुरी है और ऐसे में तमाम जो शिक्षक हैं, तमाम जो छात्र हैं वहां पर पढ़ने वाले, उनकी यही मांग है कि समस्या को दूर किया जाए। संजय, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो संजय से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मौजूदा समय में आपको बता दें, अकबरपुर गांव एक ऐसा गांव है जहां पर बच्चे मजबूर हैं स्कूल जाने को, क्योंकि यहां पर व्यवस्थाएं नहीं हैं और व्यवस्थाओं की कमी की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। ना शिक्षक हैं, ना बिल्डिंग सही ढंग से बनाए गए हैं यहाँ पर, और परेशानी लगातार ये छात्र झेल रहे हैं। हरिद्वार के ब्लॉक भादराबाद में नामांकन के लिए पर्चा खरीदने के लिए प्रत्याशियों में उत्सुकता नजर आ रही है, जहां प्रत्याशी ग्राम प्रधान, बीडीसी और पंचायत सदस्य के लिए पर्चा लेकर हंसते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि त्रिस्तरीय जिला पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा नामांकन सहित मतदान की तिथि तक की घोषणा कर दी गई है। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन करने के लिए पर्चा भरने की होड़ लगी है। बीडीओ ब्लॉक भादराबाद मानव मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि 80 ग्राम पंचायतों का मास्टर सेट तैयार किया जा चुका है, बाकी सेट तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी है और बताया है कि वोटर लिस्ट में कई तरह की तब्दीलियां की गई हैं, कुछ नाम नए जोड़े गए हैं तो कुछ पुराने नामों को हटाया भी गया है। इस फेरबदल के बाद जो मास्टर सेट तैयार हुआ है वो सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। डालूवाला निवासी निर्मल सिंह का कहना है कि जिला पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है, जिसके चलते प्रत्याशी नामांकन के लिए पर्चा लेने के लिए आ रहे हैं और अपने नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करने की होड़ में लगे हैं। विकासखंड भादराबाद में अभी वार्ड मेंबर के, प्रधान के और बीडीसी मेंबर के पर्चे बिकने कल से स्टार्ट हो गए। कल जो पर्चे बिके थे 544 पर्चे हम लोगों ने यहाँ से बिक्री हुआ था और आज का अभी का लेटेस्ट फिगर 729 का है जो अभी तक बिक चुके हैं। 8 तारीख तक इसमें बिक्री हमारी रहेगी, 8 तारीख तक क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन है तो तभी तक हम लोग यहाँ पे पर्चों की बिक्री करेंगे। जमा भी ये विकासखंड कार्यालय में ही होंगे और 6 तारीख से नामांकन प्रक्रिया की जो तारीख है वो स्टार्ट होगा। 6 से 8 का इसमें जमा करने का तारीख नहीं। समय से चुनाव नहीं हो पाए, पौने 2 साल हो गए, जनता इंतजार कर रही थी और बहुत उत्साह है। और यहाँ पे क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का तो जिला पंचायत में मिलेगा और यहाँ पे मेंबर का भी पर्चा मिल रहा है। तो हमारे कुछ साथी हैं जो जिनके साथ मैं भी आया हूँ पर्चा लेने के लिए और बहुत उत्साह है लोगों के बीच में, बहुत खुशी मना रहे हैं लोग इस चीज़ की। संजय पुंडीर मेरे सहयोगी मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए त्रिस्तरीय चुनाव को देखते हुए उत्सुकता लोगों में देखा जा रहा है, हर कोई पर्चा अब भरने के लिए ले रहा है। क्या जानकारी मिल रही है, इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? का उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद हरिद्वार जिला प्रशासन लगातार इस चुनाव की तैयारी में जुट गया है। साथ ही इसके जो प्रत्याशी है वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है करीब 17 महीनों के बाद पंचायत चुनाव होना है, जिसको लेकर जो प्रत्याशी है वो काफी उत्साहित है। हालांकि अब पर्चे भी खरीदने शुरू कर दिए। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो प्रत्याशी हैं वो उत्साहित है। उनका साफ तौर पर कहना है कि काफी इंतजार के बाद अब चुनाव होना है और अब इस तरह से हरिद्वार जिला प्रशासन की तैयारी है वो भी कोई अपनी चूक नहीं छोड़ना चाहता है। हालांकि 6 तारीख से अब नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और जिस तरह से मतदान की जो तिथि है वो भी घोषित हो गई है। 26 सितंबर को मतदान किया जाएगा और 28 सितंबर को इनका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो कहा जा सकता है कि हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह चुनाव को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। हरिद्वार की जो जिला पुलिस है वो भी लगातार हर ग्रामीण क्षेत्र में जाके, हर गांव पंचायत में जाके जनता के साथ एक चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक कर रही है, क्योंकि हमने देखा है कि चुनाव के वक्त में किसी भी तरह का माहौल खराब ना हो, उससे निपटने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा है। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
तो हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर सभी ब्लॉक में गहमागहमी शुरू हो चुकी है। 26 सितंबर को होने वाले चुनाव को लेकर तमाम गांव के लोग अलग थलग पड़ गए हैं और ऐसे में अलग अलग पद पर चुनाव लड़ने के लिए कमर कसने भी लगे हैं। रुड़की ब्लॉक में कल से ही नामांकन पत्र खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। बता दें कि आने वाली 26 तारीख में जिला पंचायत के चुनाव होने हैं। प्रधान पद का उम्मीदवार हूँ मैं भी और नामांकन खरीद लिया है और कल से नामांकनों की बिक्री शुरू होगी थी। 6 तारीख से नामांकन दाखिल होने शुरू हो जाएंगे और जो नियम है जो क्या नाम तारीखों का ऐलान हुआ उसके मुताबिक 6, 7, 8 में नामांकन दाखिल होंगे और 13 को निशान मिलेंगे। वैसे तो एक तरह से बिगुल बच चुका है और सब लोग फील्ड में हैं, अपने अपने तरीके से अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। सब जो जहाँ से चुनाव लड़ रहा और चुनाव लड़ने वालों को सबको शुभकामनाएं। नामांकन अपना लेने आ रहे हैं लोग, व्यवस्था ठीक है ब्लॉक में। संजय पुंडेर मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरीके से चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है, उसमें क्या कहा जाए? अभी क्या जिलाधिकारी की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा प्रोटोकॉल जारी किया गया है चुनाव के मद्देनजर? का हरिद्वार जिले में शहरी क्षेत्र छोड़कर सभी ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू हो गई है। हालांकि इसका पूर्णतः से पालन भी किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में वहां के जो थाना अध्यक्ष हैं वो लगातार लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि किसी भी तरह की नियमों का उल्लंघन होता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब जो प्रत्याशी है वो भी उन्होंने भी कमर अपनी कस ली है, जिसको लेकर तमाम जो प्रत्याशी है, दावेदार है, जनता के बीच पहुंच रहे हैं और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। जिस तरह के नियम जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे द्वारा बनाए गए हैं उन सबका पालन किया जाए, इसके लिए एक प्रोटोकॉल जारी किया है और लगातार ही लोगों से अपील की जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति नियमों के विरुद्ध चलता है या उल्लंघन करता है उसको उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंशिका, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा विकास भवन में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की घोषणाओं में होने वाले विकास कार्यों की गति नहीं मिल पाई है, जिसे लेकर उनके द्वारा विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। अल्मोड़ा के भिकिया सैंड में हुए अंतर्राज्यीय विवाह को लेकर हत्याकांड में एक हफ्ते पहले पुलिस प्रशासन को सुरक्षा को लेकर पत्र पर उसके बाद पुलिस पर उठ रहे सवाल को लेकर रेखा आर्य ने कहा कि इसको लेकर पुलिस अधीक्षक को साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी विधानसभा सोमेश्वर के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जो घोषणाएं की गई हैं 2017 से लेकर अभी तक में उनकी आज समीक्षा की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे उस समय के जो घोषणाएं थी उसमें जियो जारी हो गए थे, लेकिन जियो जारी होने के साथ में जो है आखिरकार वो चीज़ें किस प्रगति की ओर गई हैं और कुछ सड़कें जो है जो फॉरेस्ट में या उनके संयुक्त निरीक्षण के स्तर पर लंबित है तो क्यों लंबित है, इन सारी बिंदुओं को लेकर आज चाहे वो सड़क हो, पेयजल हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य का केंद्र हमारा सोमेश्वर उप जिला चिकित्सालय हो, और चाहे वो सिंचाई से संदर्भित हो, सभी लोगों की सभी चीज़ों की आज समीक्षा की जाएगी। तो जिस तरीके से आपने सुना कि आखिर रेखा आर्य ने कहा कि तमाम जो विभाग हैं, विभागों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके क्षेत्र में क्या कार्य हो रहे हैं और अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया कि कोई भी मामला सामने आता है तो इस पर कठोर तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा में हुए बैकडोर भर्ती घोटाले को लेकर विधानसभा कक्ष में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे असंतुष्ट नजर आ रही है और कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने इस फैसले पर नाराजगी भी जाहिर की है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।